तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू किंग डेटी की नजर से तो बच निकला, मगर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। और इसी दरमियान टाइगो सिटी के लॉर्ड के मेंशन से उसे द सी माउंटेन आर्ट मिली। साथ ही उसे एक पर्पल एमेथिस्ट भी हासिल हुआ था, जिसकी एनर्जी का यूज करते हुए जू किंग ने सी माउंटेन आर्ट की पहली लेवल को अचीव किया। इसी दरमियान जू किंग की मुलाकात हुई स्कैवेंजर्स की टीम से। उनमें से सानियो नाम का बंदा जू किंग को मारना चाहता था, मगर जू किंग ने उसे बड़ी ही भयानक मौत देकर इस दुनिया से मुक्त किया। हालांकि स्कैवेंजर टीम का लीडर मिस्टर लेई जू किंग को अभी भी अपने टीम के साथ रखना चाहता था। शायद उन्होंने जू किंग की ब्रुटैलिटी के पीछे छुपे हुए उस मासूम और डरे हुए बच्चे को महसूस किया था, जिसने सिर्फ सरवाइव करने के लिए खुद को इस तरह से बदल दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टर लेई को देख पाते हैं, जो कि जू किंग को थोड़ा सा खाना ऑफर कर रहे थे। वो उसे बता रहे थे कि इस दुनिया में तुम्हें फ्री का खाना सिर्फ मुर्दों के ही पास मिलेगा। जब भी खाना मिले उस पर टूट पड़ो, क्या पता अगली बार तुम्हें कब खाना मिल जाए। आज खाओगे तभी तो कल तक जिंदा बचोगे। और अब ये दोनों रेत के तूफान को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगे। जू किंग ने उनसे पूछा कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, जिस पर मिस्टर लेई कहते हैं कि मुझे सांप का भुना हुआ मीट खाना पसंद है। उसका टेक्सचर भी फर्म होता और वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता। और इस तरह से ट्रैवल करते हुए ये लोग स्कैवेंजर्स के कैंप में पहुंच चुके थे, जिसे डार्क गेल्स वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ पर भी डोमिनेंस की वही कहानी दोहराई जा रही थी। पावरफुल कमजोरों को बुली करते थे और उन्हें इसमें मजा भी आता, मानो हेवन ने इनके लिए दूसरों को टॉर्चर करने का वरदान दिया हो। साथ ही इस कैंप की एक खास बात ये थी कि कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, चाहे वो खाना हो या फिर एलिक्सर हो। इसके लिए खून खराबा करना तो लाजमी था। इतना ही नहीं, इस कैंप में तो एक प्लेजर हाउस भी बनाया गया है, ताकि इंसान दुनिया खत्म होने के बावजूद भी अपनी हवस को जिंदा रख पाए। जब जू किंग इस प्लेजर हाउस के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी ले उसके सिर पर टैप करते हुए कहने लगे कि वहाँ मत देखो, उस हाउस में जा पाओ, इतने बड़े अभी तक तुम नहीं हुए। तो जू किंग कहने लगा कि मुझे वहाँ पर जाना भी नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि वहाँ पर आखिर किया क्या जाता। मिस्टर ले उसे बताने लगे कि इस कैंप के लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते, यहाँ पर अक्सर ही बीस्ट की ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ होने से यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुम्हें भी बीस्ट की ट्रायल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर तुम उस ट्रायल में सरवाइव कर गए तो इस स्कैवेंजर कैंप का हिस्सा बन जाओगे, वरना तुम्हें सीधा इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। और अब हमें एक ट्रायल की झलक दिखाई गई, जहाँ पर विंड शैडो वुल्फ ने बड़ी ही ब्रूटैलिटी के साथ एक बंदे का खात्मा कर दिया, जबकि ये शैडो वुल्फ तो बस लेवल 1 का बीस्ट था। साथ ही वहाँ मौजूद लोग भी इस मुकाबले को देखकर एक्साइटेड हो गए। पहला बंदा तो मर चुका था, जिसके चलते ये फाइट अब उन्हें बोर लग रही थी। तो वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगे कि चलो दूसरे कंटेस्टेंट को अरीना में भेज दो। अब वहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ पर लेटा हुआ बंदा उससे कहने लगा कि अगला नंबर तुम्हारा है, ऐसे डरोगी तो डेफिनेटली मारी जाओगी। उसी वक्त मिस्टर ली जू किंग को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। उस बंदे को बता रहे थे कि मैं इस लड़के को रास्ते से उठाकर यहाँ लाया हूँ, इसका कोई नाम नहीं, तो तुम इसे सिर्फ बच्चा बुलाओगे। वेल, उस बंदे को 3 बियर्ड नाम से जाना जाता था, जो कि स्कैम का हाउसकीपर है। वो बंदा कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो बड़े ही परफेक्ट टाइम पर यहाँ आ गए। दरअसल आज ही हमने कैंप के रूल्स को बदल दिया है। एक नया एग्जॉटिक बीस्ट जो कि 2nd लेवल पर है, वही मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही वो उस लड़की को भी वहाँ पर बुला लेता है। 3 बियर्ड बता रहा था कि यहाँ पर जीना या मरना सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर ही निर्भर करेगा। चलो देखते हैं कि आज तुम दोनों में से कौन आउट ऑफ लक जाने वाला है। और इतना कहते साथ ही उसने बोन स्टिक के लॉट्स उनके सामने पेश किए, तो जू किंग उसमें से एक बोन को पिक कर लेता है और साथ ही उस लड़की ने भी बोन को उठा लिया था। 3 बियर्ड कह रहा था कि जिसे भी पाइथन आया है वही अरीना में जाएगा। वैसे अरीना में जाना या फिर जहन्नुम में जाना, इसमें कोई खास फर्क नहीं था। इधर वो लड़की तो काफी ज्यादा घबरा गई, उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस बोन पर क्या लिखा है उसे पढ़ पाए। और उतने में जू किंग कहने लगा कि पहला मैं जाऊंगा, और फिर वो सीधे अरीना में पहुंच गया। वेल, इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और अब वहाँ के केज को ओपन करते साथ ही उस 2nd लेवल वाले एग्जॉटिक बीस्ट ने सबसे पहला तो शैडो वुल्फ की कटी हुई गर्दन को बाहर फेंक दिया। वेल, ये है एक जायंट हॉर्न पाइथन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। लोग तो इस बीस्ट को देखकर ही अमेज हो गए। वो कहते हैं कि ये लड़का तो बस कुछ ही पलों का मेहमान है। बस कुछ ही सेकंड के
अंदर ये बंदा उस पाइथन के पेट में मिलेगा। इधर थ्री बियर्ड मिस्टर लेई को बता रहा था कि आजकल तो बुरी किस्मत भी मरने का एक तरीका बन चुका है। अगर एक दिन भी हमारे लक ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। इधर उस डरी हुई लड़की ने हिम्मत करते हुए अपनी बोन को चेक किया और उस पर लिखा हुआ था पाइथन, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग इसने अरीना में होना चाहिए था, मगर जूकिंग ने उसका स्पॉट उससे ले लिया। इधर लोग एक्साइटेड होकर उस पाइथन से कहने लगे कि जल्दी से इस बंदे को फाड़ के रख दो, हम इसका खून देखना चाहते हैं। हमें काफी देर से बोर हो रहा था, मगर ये मुकाबला देखकर मजा आएगा। वहीं पर पाइथन ने जैसे ही जूकिंग पर अटैक किया, जूकिंग हवा में छलांग लगाते हुए सीधे जाकर अपना आयरन स्पीयर उसके गले में घुसा देता है और अब उसी आयरन स्पीयर को नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए जूकिंग ने उस पाइथन की चीरफाड़ कर दी। साथ ही उस जायंट हॉर्न पाइथन की गॉल ब्लैडर भी उसके हाथ में आ चुकी थी। वेल, इस नजारे को देखकर पहला तो सभी लोग खामोश हो गए, उनकी आवाज मानो उनके हलक में ही दब गई थी और फिर अचानक से वो लोग जूकिंग की तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई अमेजिंग है, इसने एक ही स्ट्राइक में सेकंड लेवल के बीस्ट का खात्मा कर दिया। ये बंदा कल्टीवेशन की कम से कम सेकंड लेवल पर तो जरूर होगा, मगर इन सभी लोगों का अंदाजा गलत है क्योंकि जूकिंग तो बस पहली लेवल पर था और इसी पहली लेवल के दम पर उसने स्कैवेंजर कैंप में आते साथ ही अपना दबदबा कायम किया। साथ ही मिस्टर लेई को भी प्राउड फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने मुर्दों के ढेर से एक हीरे को उठा लिया था। वहीं पर थ्री बियर्ड भी पैनिक होते हुए उनसे पूछने लगा कि बच्चा तुम्हें कहां से मिला है, मगर थ्री बियर्ड को इसका कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि अगर जवाब मिलता तो भी थ्री बियर्ड उस पर यकीन नहीं करता। इधर जूकिंग ने पाइथन को आधा स्लिट करते हुए कंधे पर उठा लिया क्योंकि उसे याद था कि मिस्टर लेई को सांप का मांस खाना पसंद है। तभी वहाँ पर हम दो बंदों को देख पाते हैं जिन्होंने किसी टेक्निक का यूज करके खुद को इनविजिबल बना के रखा था। वो दोनों भी जूकिंग की इस पावर को देखकर ही शॉक हो जाते हैं। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि ये लड़का तो मानो किसी रॉ जेड का टुकड़ा है, जिस पर सेवन एल्डर कहने लगा कि हाँ ये रॉ जेड है और इसे रिफाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। वेल, ये बंदा कीशुटोंग सेक के 7वें पिक का मास्टर था और अब वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो अपने साथी से पूछ रहा था कि बताओ मास्टर बाई यहाँ पर कब आने वाले हैं, जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि बस कुछ ही दिनों में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सेवन मास्टर कहता है कि इस बार मैं मास्टर बाई को कीशुटोंग आने के लिए मना ही लूंगा, वैसे भी हमारे फैक्शन जितना केयर फ्री फैक्शन और कोई हो ही नहीं सकता। इधर जूकिंग उस सांप की गॉल ब्लैडर खाकर मास्टर लेई से कहने लगा कि आज की दावत मेरी तरफ से है और फिर क्या मास्टर ले ने भी उस पाइथन को पकाना शुरू किया। वहीं पर जूकिंग ने देखा कि उसके लिए नए कपड़े रखे गए हैं तो तुरंत ही उन्हें पहनकर मिस्टर लेई के सामने पहुंच गया जो कि डाइनिंग टेबल पर उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे उन्होंने जूकिंग को नए कपड़ों में देखा वो खुश हो गए। वहीं पर जूकिंग टेबल पर रखे हुए बोल को देखकर ही समझ गया कि कोई और भी उन्हें ज्वाइन करने वाला है, मगर मिस्टर ले कहने लगे कि ना, यहाँ पर कोई और तो नहीं आएगा, ये बस मेरी पुरानी आदत है। जिस पर्सन के लिए मैंने बोल रखा था वो कभी वापस नहीं आ सकता। साथ ही उन्होंने जूकिंग को चॉपस्टिक्स यूज करने के लिए बता दिया। भले ही घर के बाहर वो एक स्कैवेंजर है, लेकिन घर वापस आते साथ ही वही पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इधर जूकिंग के हाथ पर एलियन पॉइजन से एक म्यूटेशन पॉइंट बन चुका था, जिससे जूकिंग को भी तकलीफ होने लगी। मिस्टर ले उस बात को तुरंत ही पहचान जाते हैं। वो उससे कह रहे थे कि डेटी कैटास्ट्रॉफी को लेके आया है, उसने हमारी पूरी दुनिया को एलियन पॉइजन से पल्यूट कर दिया, जिसके चलते वो अशुद्ध एनर्जी हर एक चीज को म्यूटेट कर रही। अगर इसमें सरवाइव करना है तो कल्टीवेशन ही एकलौता ऑप्शन होगा, मगर कल्टीवेट करना भी आसान नहीं हो सकता। उसी के चक्कर में तुम दोबारा से उसी पॉइजन के चपेट में आ जाओगे। तुमने सेकंड लेवल के पाइथन की गॉल ब्लैडर को कंज्यूम किया था, मगर उससे पॉइजन का म्यूटेट पॉइंट रिकवर नहीं होगा। वेल, मिस्टर ले की बातें सुनकर जूकिंग ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था, मगर उन्होंने जूकिंग को सजेस्ट किया कि उसने जल्द से जल्द एलिक्सर को कंज्यूम करना चाहिए, तभी जाकर वो म्यूटेशन पॉइंट कंट्रोल में आएगा। और अब हमें जूकिंग की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अब एक नहीं बल्कि 2 टाइगर्स अपीयर हो चुके थे। उनकी पावर्स जूकिंग की बॉडी में समाने लगी और इस तरह से जूकिंग ची कंडेंसेशन की सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था। वेल, इस ब्रेक थ्रू के पीछे असली रीजन था उस पाइथन की गॉल ब्लैडर, जिसने जूकिंग की पावर को इंक्रीज किया था। अब जूकिंग ने जैसे ही सेकंड लेवल को अचीव किया, उसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन थोड़ा सा मूव हो गया, लेकिन उसे जल्द से जल्द व्हाइट एलिक्सर की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो सीधे मार्केट की तरफ रवाना हो गया। तभी कीशुटोंग पिक का 7 मास्टर भी उसे देख लेता है। वो कह रहा था कि बंदा तो आज नए कपड़ों में है, लगता है कि उसने स्कैवेंजर
कैंप को अपना घर मान लिया। अब सीन शिफ्ट होकर हम फैटी शान और मासी नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि ब्लड शैडो स्क्वाड के मेंबर्स थे। मासी ने तो वहाँ आते साथ ही शॉप पर काम करने वाली बंदी को डांटना शुरू कर दिया। उससे कहता है कि शायद तुझे जिंदा रहने का जान पे आया, बता व्हाइट एलेक्सर की क्वालिटी इतनी बेकार कैसे हो गई? तुम लोग पैसे तो उतने ही लेते हो मगर क्वालिटी के नाम पर जीरो हो। वेले वही बंदी थी जिसकी जू किंग ने जान बचाई है। वो मासी को बताने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे व्हाइट एलेक्सर के बारे में कोई आइडिया नहीं। उतने में ही मासी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किलें खड़ी नहीं करूँगा, बस उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल करना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही मासी ने उस बंदी का सिर सीधे टेबल पर पटक दिया। उतने में ही शॉपकीपर उससे कहने लगा कि यहाँ पर बेवजह का तमाशा खड़ा मत करो। और तभी जू किंग वहाँ पर पहुँच गया। उसने ढेर सारे स्पिरिचुअल कॉइन्स देकर 2 व्हाइट एलिक्सर परचेज कर लिए। वेल इन पिल्स की मदद से वो अपनी बॉडी में मौजूद एलियन टेंट को डिसॉल्व कर सकता था, यानी कि ये पिल्स उसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन को हटाने के लिए कारगर थी। इधर मासी ने देखा कि इस बंदे ने एलिक्सर्स परचेज कर लिए, तो उसने अपने डैगर को सीधे जू किंग की तरफ थ्रो किया। हालांकि जू किंग उस अटैक को डॉज कर लेता है। मासी उससे कह रहा था कि लड़के मैं जानता हूँ तू है कौन, तूने सेकंड लेवल के जायंट हॉर्न पाइथन को खत्म किया था, तो मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे ढेर सारे पाइथन्स का खात्मा किया है और तेरी बहादुरी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तेरे साथ कोई पंगे नहीं लूंगा। बस ये एलिक्सर यहीं पर छोड़ दे और तू जिंदा बच जाएगा, वरना मैं तेरा गला काट दूंगा और फिर तेरे एलिक्सर पर कब्जा करूंगा, वो भी तेरी डेड बॉडी से। तो तू सोच ले तुझे क्या करना है। वेल यहाँ पर जू किंग की नजरें थी उसकी गर्दन पर, मगर साथ ही उसे वहाँ मौजूद लोगों की बातें भी सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे कि फैटी शान और मासी से पंगे लेना बेवकूफी है। उस दिन जायंट हॉर्न पाइथन तो इस बच्चे को मार नहीं पाया, मगर ये दोनों सिर्फ एलिक्सर की खातिर ही उसकी जान ले लेंगे। वहीं पर फैटी शान जू किंग से कहने लगा कि जल्दी से अपना फैसला कर, मेरे सब्र का बांध उसके लिमिट तक पहुंच चुका है। वैसे तो जू किंग के खून में आग लग गई थी, वो हमेशा पोटेंशियल थ्रेट को एलिमिनेट करने में बिलीव करता था, मगर ये 2 लोग थे और वो था अकेला। इसलिए फाइनली जू किंग ने व्हाइट एलेक्सर की पिल सीधे मासी के हवाले कर दी, जो देखते साथ ही मासी खुश हो जाता है। वो कह रहा था वाह बच्चे तुम तो स्मार्ट भी हो। और इतना कहते साथ ही वो बड़े ही प्यार से जू किंग के फेस को होल्ड करते हुए कहने लगा कि आज के बाद मैं हर बार तुमसे एलिक्सर कलेक्ट करने वाला हूँ, जब तक एलिक्सर दोगे तब तक ही जिंदा रहोगे। और फिर वो अपनी थूक उसके कपड़ों को पोंछते हुए कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि तू बहादुर है, मगर तू तो बड़ा ही डरपोक निकला। और इस तरह से जू किंग को जलील करने के बाद मासी अपने दोस्त फैटी शान के साथ वहाँ से निकल पड़ा। वो फैटी शान से कहता है कि आज रात मुझे प्लेजर हाउस जाना ही पड़ेगा, शियांग के पास जाने के बाद मेरा सारा टेंशन उतर जाता है। तो फैटी शान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि वहाँ जाकर तू एक ना एक दिन जरूर मरेगा, और मरा नहीं तो एटलीस्ट पैंट के अंदर से तो तू सड़ ही जाएगा। उस प्लेजर हाउस की औरत ने तो तुझे पूरी तरह से अपने जाल में फांस लिया। इधर जू किंग ने देखा कि उसके हाथों पर मौजूद एलियन टेंट उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा। उस पॉइजन की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी, जो देखो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बस आधा दिन और दर्द करेगा, मुझे तो बस रात होने का इंतजार है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मासी प्लेजर हाउस की शियांग से मिलकर बाहर आ चुका था। वो नशे की हालत में पूरी तरह से धुत है, साथ ही उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा, लेकिन पलट के देखने पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। साथ ही मासी को जोरों से सुसु लगी थी, तो तुरंत ही वहाँ के कोने में हल्का होने लगा। और तभी जू किंग एक शेर जैसे दबे पांव अपने शिकार के पास आता है, उसी तरह से मासी के पीछे पहुंच चुका था। और अब मासी चिल्ला पाई इससे पहले जू किंग का डैगर उसके गर्दन के आर पार घुस के उसे घायल कर देता है, जिससे वो बंदा चोक हो रहा था। वो तो जैसे तैसे बोलने की कोशिश करने लगा, और तभी जू किंग उससे कहता है कि मैं तेरी गर्दन काट के तेरी डेड बॉडी से एलिक्सर को हासिल करूंगा। दरअसल ये डायलॉग था मासी का, उसने जू किंग को इन्हीं लफ्जों में धमकी दी थी। तो अब जू किंग के मुंह से वही डायलॉग सुनकर वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो तो झटपटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर जू किंग ने उसे पीछे की तरफ घसीट लिया। और अब हमें अंधेरे में से बस मासी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया था। और फिर थोड़ी देर में जू किंग उसका काम तमाम करके अपने व्हाइट एलिक्सर्स कलेक्ट कर लेता है, मगर उसी वक्त उसे फैटी शान नजर आया, जो कि अपने दोस्त को आवाज लगा रहा था। तो जू किंग कहता है अरे हाँ एक तो अभी भी बाकी है। इधर सेवंथ एल्डर अपने साथी को बता रहा था कि ये नया बंदा एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, वो सहन भी कर सकता और फाइट भी कर सकता। मुझे उसमें सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव बस एक ही
बात लगी, जो कि है उसकी बेरहमी। वो इस तरह से एक्ट करता है मानो खुद मौत का सौदागर हो, और जो भी काम करेगा वो गंदगी नहीं मचाता। उसने मासी को मार भी दिया और उसकी बॉडी भी वैनिश करी। बस मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही, सवेरे वो नए कपड़ों में था तो फिर उसने अपने कपड़े क्यों बदल दिए। जिसके बाद हमें स्कैवेंजर कैंप के ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फ्यूरियस बीस्ट एक दूसरे का शिकार करके रात के अंधेरे में खुद की भूख को मिटा रहे थे। उसी वक्त फैटी शान वहाँ पर पहुँच गया। वो अपने दोस्त मासी को ढूंढने का नाटक करते हुए जानबूझकर कैंप से बाहर आया था, और इसका भी काम तमाम करने के लिए ज़ू किंग परछाइयों में छुपा हुआ है। हालांकि फैटी शान को उसके आने का अंदाजा हो चुका था। वो उससे कहता है कि तुम काफी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, इसलिए छुपने से कोई फायदा नहीं होगा, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो ज़ू किंग भी तुरंत ही उसके सामने आ गया। फैटी शान कहता है कि तुमने मासी को मार दिया है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक लंबे अरसे से उससे तंग आ चुका था, तुमने तो मुझे उससे छुटकारा दिला दिया। बस अब तुम्हें मेरा एक ही काम करना होगा, तुमने मासी से जो भी चीजें कलेक्ट की है वो सारी मेरे हवाले करो, और मैं तुम्हें एक बड़ी ही खुशी वाली मौत दूंगा। यानी कि इस बेवकूफ को मासी का अंजाम देखने के बाद भी इतना समझ नहीं आया कि ज़ू किंग से पंगे लेना उसे महंगा पड़ सकता। तभी ज़ू किंग अपने उसी रूथलेस अंदाज में उसे जवाब देता है कि तू भी अपने दोस्त जैसे मारा जाएगा। अब ये सुनते साथ ही फैटी शान ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वाले बंदा ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल का कल्टीवेटर है, और ये ज़ू किंग के लिए सरप्राइज था, क्योंकि फैटी शान ने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके रखा था। यानी कि इन दोनों में पूरे 1 लेवल का गैप है, और अब फैटी शान ज़ू किंग पर अटैक करना शुरू कर चुका। वो अपनी बोन सोर्ड का यूज करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़ू किंग ने उसके हमलों को डॉच किया, और फिर वो अपनी तेज मूव के साथ सबसे पहला तो उसके वेपन पर लात मार के उसे साइड में हटा देता है। मगर फैटी शान को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो काम वो सोर्ड से ना कर पाया वो काम शान अपने पंचेस से जरूर करेगा। वो ज़ू किंग पर लगातार पंचेस हिट करने की कोशिश किए जा रहा था, मगर ज़ू किंग ने उसके हर एक वार को नाकाम किया, और अब उस पर लात जड़ने के लिए छलांग लगा देता है। हालांकि फैटी शान ने उसका पाव होल्ड करके उसे नीचे पटकने की कोशिश करी, और इसी दरमियान ज़ू किंग के कपड़ों में छुपाया हुआ स्पीयर सीधे जाकर फैटी शान पर हिट हो गया, जिससे तो वो बंदा गुस्से में तिलमिला उठा। वो बड़ी ही तेजी से ज़ू किंग का खात्मा करने आगे बढ़ रहा था, और इसी पल में ज़ू किंग भी अपनी पोजीशन पर रेडी हो गया। जैसे फैटी शान ने उस पर मुक्का जड़ने की कोशिश की, ज़ू किंग उसे बेंड होते हुए डॉच कर उसके मुंह पे ही अपना पावरफुल मुक्का जड़ चुका था, जिससे तो फैटी शान के दांत भी उखड़ गए। वो बंदा एक ही पंच में घुटनों पर आ गया। उसे तो लगा ही नहीं था कि कल का आया लौंडा उसकी ऐसी हालत करेगा, इसलिए वो ज़ू किंग पर 2 इंसेक्ट रिलीज कर देता है, जो कि शान के कानों में छुपे हुए थे। उन सेंटीपीड को देखते साथ ही ज़ू किंग पीछे की तरफ आके अपने आयरन स्पीयर को उठा लेता है, और फिर उसने एक ही बार में उन दोनों सेंटीपीड्स को काट दिया। हालांकि उन सेंटीपीड्स का जहर पूरी तरह से उस जगह में फैल चुका था। एक ही सेकंड के अंदर ज़ू किंग की बॉडी सड़ना शुरू हो गई। उसके हाथों और चेहरे पर न जाने कितने ही सारे घाव बन गए, और अब वो अपने मुंह को कवर करके उस पॉइजन को रेजिस्ट कर रहा था। इधर फैटी शान को अपने सामने बस पॉइजनस स्मोक नजर आ रहा था। वो कहता है कि पता नहीं ये बंदा है कौन, इसका बैकग्राउंड मिस्टीरियस होगा। वो बंदा क्लियरली ची कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर था, मगर फिर भी उसने मुझे इस हद तक पुश किया। जाहिर सी बात है इसने पहले भी कई सारे लोगों को मारा होगा, इससे निपटना आसान नहीं होने वाला। मेरे पास एक घोस्ट फेस स्कॉर्पियन वेनम है, जो कि मेरे पोटेंशियल को बड़ी ही तेजी के साथ स्टिमुलेट करते हुए मेरी पावर्स को बढ़ा सकता, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी मुझे झेलना पड़ेगा। मैं इस पॉइजन को ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। इधर ज़ू किंग सेंटीपीड की पॉइजन को फेस कर रहा था, मगर वो कोई हरकत नहीं करता। साथ ही फैटी शान को भी उसकी कोई आवाज या मूवमेंट फील नहीं हो रही थी। तो चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि शायद ये लड़का मारा गया, मैं तो बेवजह ही इसे यूनिक और पावरफुल समझ बैठा। और उतने में उस पॉइजनस स्मोक से ज़ू किंग बड़ी ही तेज रफ्तार से बाहर आ गया, और अब यहाँ पर फैटी शान कुछ समझ पाई इससे पहले ही ज़ू किंग ने हवा में छलांग लगाते हुए अपना आयरन स्पीयर सीधे उसकी खोपड़ी में उतार दिया। ये सीन वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल था, और इस तरह से ज़ू किंग ने अपने दोनों दुश्मनों को मार दिया। वो सोचता है कि अच्छा हुआ मेरे पास पर्पल एमेथिस्ट था, वरना आज तो मैं मारा ही जाता। साथ ही वो फैटी शान का स्कॉर्पियन वेनम भी उठा लेता है। उसे पता था कि फैटी शान मरने से पहले इसे क्रश करने वाला था, यानी कि ये कोई बहुत ही स्पेशल लाइफ सेविंग मैजिकल ट्रेजर होगा। और इस तरह से फैटी शान की लाश भी धुआं बनकर इवेपोरेट हो गई। थोड़ी देर में 7th एल्डर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि उस बच्चे ने पुराने कपड़े दोबारा से क्यों पहने थे।
शायद वो जानता था कि आज रात उसे खून खराबा करना पड़ेगा और इन दोनों नमूनों को मारते वक्त वो अपने नए कपड़े खराब करना नहीं चाहता। जिस पर उसका जूनियर कहने लगा कि ये बंदा वाकई स्मार्ट है, लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा कि वो सिर्फ 2 लोगों को मार के ही शांत हो गया। इधर जू किंग दोबारा से कैंप में वापस आ चुका था। उसने देखा कि कुछ लोग आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे, मगर वो चुपचाप से वहाँ से रवाना हो गया। जू किंग के साथ फाइट करने की इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी और फिर घर वापस जाते साथ ही सबसे पहला तो उसने खून की उल्टियाँ निकाली। साथ ही उसने देखा कि मिस्टर ले ने खाने का टेबल सजा के रखा है और वो भी बेसब्री से जू किंग के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।